माजिद निज़ामी साहब की जानिब में बढ़ूँगा। निज़ामी साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप इस वक्त ईरान और अमेरिका का ये जो सारा मामला है, जो जुमेरात के रोज़ दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग होती है, उस तक भी ये इत्तलात थी कि पाकिस्तान अब भी कोशिश कर रहा है दोनों को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए। कब तक पाकिस्तान ये कोशिश कर सकता है जब एतमाद इतना फुकदान है, जिसका जिक्र जावेद सिद्दीक़ साहब ने भी किया दोनों तरफ से, और ईरान की तरफ से फुकदान बनता भी है बिकॉज दे हैव बीन बिट्रेड मैनी टाइम्स बाय यूएस। मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? ये मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा ये सारा का सारा मामला? और जो एक अमरीकी शहरियों को मशरिक़ वस्ता से इनखला की बात है, वो इसके पेश नज़र हो सकती है कि अगर सख्त हमले करेगा अमरीका तो जवाब ईरान की तरफ से भी सख्त आएगा, या इसकी कोई और वजूहात भी हैं? निज़ामी साहब, माजिद निज़ामी साहब, आपकी तरफ से शायद मुझे आवाज़ नहीं आ रही। निज़ामी साहब जी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे जी, आई कैन। हैं? जी जी। मेरा ख्याल है कि इस जंग की नौइयत तब्दील हो चुकी है, और चूंकि ये एक रवायती जंग नहीं है जिसमें लैंड फोर्सेस का किरदार होता था एक जमाने में और जंग का नतीजा निकल आता था, तो अब मौजूदा हालात में इसकी जो नौइयत तब्दील हुई है, तो मुझे इस बात का डर है कि ये मामला लंबा चलेगा। उसकी वजह ये है कि स्लो बर्न के ऊपर या लो फ्लेम के ऊपर जो इस तरह की जंगी कार्रवाइयां होती हैं, वो दोनों फरीकैन के लिए अफोर्डेबल होती हैं, और वो जो नॉर्मल ट्रेडिशनल वॉरफेयर था उससे निकलते हुए इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। अब चूंकि मुआहिदा नाकामी की तरफ जा चुका है, और वैसे भी ये एग्रीमेंट नहीं था बल्कि एमओयू था, तो उसमें किसी के ऊपर कोई लीगल बाइंडिंग नहीं होती कि वो उसको मानेगा। अब इस मामले से आगे निकलकर चूंकि खराबी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो मुझे लगता है कि इसका सारे का सारा मामला दीगर जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनको उठाना पड़ेगा, उसका नुकसान। और हम ये देख चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो पेट्रोल प्राइसेस का मामला है, जो डेली बेसिस के ऊपर डील किया जाता है, उससे पता चलता है कि जो खित्ते की सिचुएशन है वो डायरेक्ट ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके ऊपर असरअंदाज हो रही है। और इसीलिए मुझे ये मामला जल्द खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो सालिस थे जिसमें कतर और पाकिस्तान का ज्यादा नाम लिया जाता है, तुर्की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन एक बड़े सब्र आजमा और एक तवील प्रोसेस के बाद वो एक मरहले तक पहुंचे थे कि जिसमें उन्होंने एमओयू वगैरह कामयाबी से करवा लिया था। अब उनके अंदर भी मुझे ऐसी सख्त नजर नहीं आती, या इंटेंशन तो मौजूद है, लेकिन इस हद तक मेहनत करने के लिए और एक जान खपाने वाले अमल के अंदर मुल्कों की जो तवज्जो है वो खासी कम हो चुकी है। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये मामला इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता चलेगा, और इसके अंदर अमेरिका भी अफोर्ड कर सकता है, ईरान भी अफोर्ड कर सकता है। तो फिलहाल तो अवाम के लिए, तरक्की पजीर ममालिक के लिए मुझे इस सारे मसले के अंदर मुश्किलात में इजाफा होता ही नजर आ रहा है। अब्दुल्ला गुल साहब, आपकी क्या राय है? आप भी इसी तरह से देख रहे हैं कि ये इजाफा आपको भी होता हुआ नज़र आएगा? और ख़ास तौर पर जो इसका इम्पैक्ट है जो आलमी मंडियों में, और जो अब एनर्जी के हवाले से जो फ्यूल है और उसकी प्राइसेस, और फिर एक सवाल ये भी कि इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर ही क्यों इतना आता है, ख़ित्ते के दीगर ममालिक पर क्यों नहीं आ रहा? कैसे देख रहे हैं आप इसे? ये अभी मज़ीद एक कठिन सफ़र है, मुश्किल है पूरे ख़ित्ते के लिए जिससे गुजरना है हमें। सलाम साहब, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट द डिफीट ऑफ अ सुपर पावर। ये एक सुपर पावर के लिए अपनी डिफीट को डाइजेस्ट करना आसान नहीं होता, और हमेशा एक मिलिट्री कमांडर ये कहता है कि मुझे मजीद वसाइल दे दो, मुझे मजीद ट्रुप्स दे दो, मैं ये जंग जीत के दिखा सकता हूँ। लेकिन फिर हकायक उसके बरक्स होते हैं, सियासत तो उसकी इजाज़त देती नहीं है। और इस टाइम पे अमेरिका के अंदर इंटरनल इश्यूज बहुत बुरी तरीके से सामने आ रहे हैं, और सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन, उसके अंदर डिवीजन पैदा हो चुका है, उनकी जो लीडरशिप है उसके अंदर डिवीजन पैदा हो चुका है। जो ज्वाइंट चीफ जनरल डैन केन है वो एक फर्क फिगर्स को बता रहे हैं। अमेरिका के अंदर इस टाइम पे जो जनरल कूपर वगैरह हैं वो बैठ के ये बात कर रहे हैं कि एक फैसला कौन बात कर लें, एक बड़ा हमला कर दें और फिर कट एंड रन पॉलिसी को अपनाएं। ये बात मैं इससे इसलिए थोड़ा सा इख्तलाफ रखूंगा कि एक तवील जंग के ऊपर
کیونکہ اگر یہ افغانستان ویتنام ہوتا تو کوئی پرابلم نہیں تھی، کیونکہ یہ دنیا سے بالکل اس طرف کر کے ملک تھے. یہاں دنیا کی معیشت یا آبنائے ہرمز یا باب المندب نہیں جڑا ہوا تھا. جو دنیا کے اندر ٹریڈ روٹس بنے ہوئے تھے وہ وہاں موجود نہیں تھے، اس لیے دنیا کو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑ رہا تھا. یہاں معاملہ ہے دو باتوں کا. ایک تو دنیا کا ٹریڈ یہاں سے جڑا ہوا ہے، دوسری بات اس کے اندر دنیا کے وہ ممالک بیٹھے ہیں جو تیل کی پروڈکشن کرتے ہیں، اور اگر تیل کی پروڈکشن اور ترسیلات نہیں ہوں گی تو تیل کے کنویں ڈرائی ہو جائیں گے، اور ان کا دوبارہ بحالی نہ صرف بہت مہنگی ہوتی ہے بلکہ اس میں چانسز بھی ہوتے ہیں. تیسری چیز جو اس میں اہمیت کی حامل ہے وہ ممالک ہیں، عرب ممالک، جو امریکہ کے اندر 3.3 ٹریلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کا وعدہ کر چکے ہیں، اور ان کے ملک کے اندر نہ تیل پیداوار ہو رہی ہے، نہ گیس کی ترسیلات موجود ہیں، نہ اس ٹائم پہ ان کی ایویشن انڈسٹری چل رہی ہے، نہ ان کی ہوٹلنگ انڈسٹری چل رہی ہے، نہ ان کا ٹورزم انڈسٹری چل رہی ہے. تو ان کا حال تو بہت پتلا ہو چکا ہے. تو امریکہ تو ہمیشہ جب بھی جنگ ماضی میں لڑا اس نے اتحادیوں کے شرط پہ لڑی. دوسری بات، ایک بات بڑی اہمیت ہے، وہ یہ ہے کہ کیا بمباری کرنے سے کبھی کوئی ملک میں فرق پڑا؟ امریکہ کے دو ترائے امتیاز تھے. پہلا یہ تھا کہ جی وہ اس کی ایئر فورس، اور دوسرا اس کی نیوی. دونوں نے یہاں آ کے کنارہ کر لیا. اب جو معاملہ ہے نیوی وہ کے حوالے سے عبداللہ صاحب جو میسائل ابھی ان کے جنرل کا سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑا واضح ہے کہ اگر مزید جنگی جہاز نہ ملے تو ویل ہیو ٹو چوز ون ٹو پروٹیکٹ آئدر امریکہ اور اسرائیل. یہی میں دیکھیں نا، یہی تو میں آپ سے نیول منسٹر کو کیوں فارغ کیا گیا تھا دوران جنگ؟ دیکھیں امریکہ کے اندر کھلبلی ہے، ان کی کتنے 13 سے زیادہ جرنیلوں کو نکالا جا چکا ہے، سمیت جنرل رینڈی جارج جو ان کے آرمی چیف تھے، 41st آرمی چیف. اسی طریقے سے نیول منسٹر کو نکالا گیا، تلسی گیبرڈ انٹیلیجنس چیف کو نکالا گیا، ان کے جو سیکیورٹی کے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے ہیڈ تھے جو کینٹ، ان کو نکالا گیا. یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں نا، اس کا مطلب یہ بالکل ہے کہ یہ جنگ کو وہ محدود کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی وہ کٹ اینڈ رن، یعنی کہ حملہ کریں گے اور اس کے بعد کہیں گے ٹھیک ہے ہم نے اپنے ٹارگٹس اچیو کر لیے. لیکن اس خطے کے اندر اگر امریکن بیسز اور خطائی ممالک بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر ایران جب حملے کرے گا ان کے سول انفراسٹرکچر کے اوپر تو کیا وہ برداشت کر پائیں گے اس گرمی کے موسم میں؟ اگر بجلی کی ترسیلات ختم ہو جاتی ہیں، اگر وہاں آپ کو گیس کی ترسیلات ختم ہو جاتی ہیں، اگر وہاں دیگر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، پانی کا جو ڈی سیلینیشن پلانٹ عبداللہ ہے صاحب